बच्चों, आज हम बताएंगे कि जो अभी तक हम लोगों ने सारणिक पढ़ा है उस सारणिक का निर्देशांक ज्यामिति में क्या अनुप्रयोग है, ये आज आपको हम बताएंगे। तो आज हमारा हेडिंग है कि सारणिक का निर्देशांक ज्यामिति में अनुप्रयोग। तो सबसे पहला जो इसका अनुप्रयोग है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 बड़ा ब्रैकेट। हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हम क्लास 9 से जानते हैं। तो ये होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष x1, y1, x2, y2, x3, y3 है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। अब इस फार्मूले को हम सारणिक के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, इस सूत्र को सारणिक के रूप में भी लिखा जा सकता है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, अब हम इसको सारणी में लिख देंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 वर्ग इकाई। ये देखिए, मतलब जो ये ऊपर का सूत्र लिखा हुआ था क्लास 9 में, वही फार्मूला आपको यहाँ भी मिल गया। बस ये क्या है, ये सारणिक के रूप में लिखा है, वही आपका सूत्र था। तो इस फार्मूले को हम सारणिक के रूप में लिख करके और हम सारणिक के नियम के अनुसार विस्तार करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। इसका विस्तार जैसे हम करेंगे, इसका मान वही होता है जो ऊपर का होता है। सेकेंड स्टेप है कि यदि तीन बिंदु कौन कौन से, x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेख हैं, संरेख का मतलब होता है एक सीध में है। संरेख का मतलब होता है एक सीध में है, मतलब एक लाइन पर है। तो हम कौन सा कार्य करेंगे यहाँ पे, तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो इसको हम सारणी में ऐसे लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। मतलब यदि कोई तीर बिंदु एक सीध में है और हमसे कहा जाए दिखाइए कि क्या संरेख हैं, तो पहले हम लोग क्या करते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे और कहते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो संरेख होगा, सही था वो। इसी बात को हम सारणी के द्वारा भी बता सकते हैं कि यदि ये तीन बिंदु अगर एक सीध में हैं तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 जो सारणी के रूप में लिखा है इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि ये 0 है तो सारणी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। अब अगला उपयोग आप देखिए, दूसरा है कि दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। तो दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण हाई स्कूल में हम लोगों ने ये सीखा है कि y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1 होता है। ये दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण का सूत्र है। इस समीकरण को हम सारणी के द्वारा भी लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, तो तीसरा स्टेप हमारा है थर्ड पे कि बिंदु x1 कामा y1 और x2 कामा y2 मतलब दो बिंदु और x2 कामा y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सारणी के रूप में। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये देखिए ये समीकरण है, क्या है, x1 x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। मतलब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो हम सारणी के द्वारा भी निकाल सकते हैं। अक्सर एग्जाम में लिखा रहेगा कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सारणी के द्वारा ज्ञात कीजिए, तो आपको ऐसे निकालना है। अब इस पे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, सारणी द्वारा उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु कौन कौन से लिख दिया हमने, मान लीजिए 1,3 और 4,5 है। दो बिंदु 1,3 और 4,5 से होकर जाती है। तो इस तरह का सवाल 2 नंबर 1 नंबर में अक्सर आ जाता है, इसको भी हमें ध्यान देना है। अब ये सवाल हाई स्कूल में भी है, हम सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये लगा है कि समीकरण रेखा का ज्ञात करना है, लेकिन सारणी का प्रयोग करना है। अब यहाँ हल देखिए, लिखोगे x1, तो x1 का मान आपके पास 1 है, पहला पॉइंट है, कामा y1 का मान 3 है, x2 आपका यहाँ पे 4 लिखा है और जो y2 लिखा है वो 5 लिखा है। लिखोगे सारणी द्वारा रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण
कौन सा समीकरण जो आपको बताया गया है, सारे का चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे x y1 x1, तो x1 का मान 1 है, y1 का मान 3 लिखा है, यहाँ आप 1 लिखेंगे। 4 x2 का मान है, ये 5 लिखा है, यहाँ पर 1 है, बराबर 0। ये जो 1 1 लिखा है इसको आपको हमेशा लिखना है। अब ये सारणी के रूप में आ गया है, यदि आप चाहें तो सारणी का डाटा विस्तार कर दें, नहीं तो यहाँ पर 1 1 लिखा है, यदि आप चाहें जो सारणी का गुण था उसके अनुसार दो लोग को आप 0 कर लें, फिर आप विस्तार करें, जैसा भी आप चाहें। डायरेक्ट भी आप विस्तार कर सकते हो, या देखिए यहाँ 1 1 लिखा है, हम C3 में 2 0 प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद हम विस्तार कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सीधे भी हम कर सकते हैं, देखिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये देयर इम्प्लाइज x, तो यह आ जाएगा 3 - 5 - y 1 - 4 + 1 5 - 12 = 0। ये जो हमने विस्तार किया है, इस विस्तार को हम कई बार पिछले वाले लेक्चर में समझा चुके हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ डाल लिख दिया है। यदि आप चाहें तो आराम से लिखें x, तो जब हम x लिखेंगे तो x जिस रो और जिस कॉलम में वो छूट जाता है, मतलब ये छूट जाएगा ये, तो 3 1 5 1 बचेगा, तो इसका यहाँ से गुणा होगा, इसका यहाँ से होगा। फिर y लिखेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 1 का 1 से, 4 का 1 से, 1 तो 1 का 5 से, 4 का 3 से, फिर सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, तो दियर इम्प्लाइज क्या मिलेगा, 3 से 5 घट जाएगा, ये x लिखा है, ये आपका मिल जाएगा -2, 1 से 4 हम माइनस कर दे रहे हैं, -3, 5 से 12 माइनस करेंगे, -7 = 0। तो इस तरह से जो रिजल्ट मिल रहा है -2x + 3y -7 = 0। यदि आप चाहें तो ऐसे लिखा रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह हम माइनस से मल्टीप्लाई करते रहे दोनों पक्षों में, तो माइनस से जब गुणा कर देंगे तो 2x - 3y + 7 = 0। अब ये चेक करना होता है कि जो समीकरण हमारा आया है ये सही है या गलत है, इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। हमारे पास जो पॉइंट दिया है सो 1,3 है, 4,5 है। इन दोनों पॉइंटों को चाहे तो रख करके चेक कर ले, या किसी एक बिंदु को रख करके आप चेक कर ले कि इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यदि यह बिंदु 1,3 या 4,5 अगर इसको सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब संतुष्ट नहीं किया, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो समीकरण है ये गलत हो गया है। लेकिन ये संतुष्ट कर देता है तो समझ जाएंगे कि हमारा जो समीकरण है वो सही है। चेक कर दे रहे हैं, देखिए ये 1 लिखा है तो x के स्थान पे हम 1 कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। यहाँ 3 लिखा है, 3 3 = 9 + 7 = 0। अब जो रिजल्ट लिखा है सही है गलत चेक करिए, तो 7 प्लस में लिखा है, प्लस में 2 लिखा है, तो 9 हो जाएगा। तो 9 - 9 = 0, मतलब सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको भी आप चेक कर सकते हैं समीकरण में रख करके। यहाँ 4 लिखा है तो ये प्लस पे 4 लिख देना है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 को, ये 8 हो जाएगा। 5 लिखा है, 5 3 = 12, गलत, 5 3 = 15 + 7। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, -15 = 0। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों जो बिंदु हैं इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ है हमारा जो समीकरण है ये पूर्ण रूप से सही है। तो हम लोग आज के बाद 2 बिंदुओं को मिल जाता है, और ये कहा जाए कि 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सारणी के द्वारा ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, और फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5,4 -2,4 और 2,-6 है। मतलब त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर पेपर में ऐसे लिखा रहे
कोई नियम नहीं बताया गया है, तो जैसा आप चाहें वैसा निकाल दें। लेकिन यदि कहीं लिखा है कि नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के द्वारा ही ज्ञात करना है, और जब आप सारणिक का नियम नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएगा। तो ये जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सारणिक है, तो सारणिक के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। अब इसका देखिए हल। पॉइंट हमारे पास दिया, देखिए ये 5 4 लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो x1 का मान है वो 5 है, जो y1 है वो 4 है, कामा लगा दिया हूं। x2 -2 y2 4, x3 जो है वो 2 है, और ये y3 लिखा है ये -6 है। थोड़ा हम पॉइंट के बारे में भी आपको बता दें, ये लिखा हुआ है हमारा क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म का जो पहला पॉइंट होता है x का मान होता है और ये y का मान होता है। क्योंकि यहाँ 3 क्रमित युग्म है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इस तरह से ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। ये बात ध्यान रखा जाएगा। अब यहां पर देखिए लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है 1/2 सारणिक का चिन्ह, ये बताया गया है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये है आपका फार्मूला। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है सारणिक के रूप में, बराबर 1/2। ये देखिए x1, तो x1 का मान लिखा है 5, y1 लिखा है 4 1, x2 देखिए यहाँ पे लिखा है -2, y2 लिखा है यहाँ पे 4 1, x3 है 2, y3 है -6 और ये लिखा है 1। ये चीज है, ठीक। अब यदि आपका मन करे तो सीधे से विस्तार कर दीजिए, और नहीं तो घटा भी सकते हो, उसके बाद विस्तार करें। यहां पर हम लिख सकते हैं R1 चेंजेज R1 - R2, R2 चेंजेज R2 - R3, 1/2। देखिए R1 से R2 घटा देंगे तो 5 में से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये 7, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा -4, घटाएंगे 10 हो जाएगा, और ये 0, 2 -6 1। फायदा क्या हुआ घटाने से? फायदा ये हुआ कि देखिए यहाँ पे R1 में 2 0 मिल गया, C3 में भी 2 0 मिल गया, तो R1 R2 R3 में ये 2 0 मिल जाते हैं, तो सारणिक का जो विस्तार होता है काफी आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हम चाहे तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर दे, या हम C3 के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो हम R1 के सापेक्ष कर दे रहे हैं, देखिए R1 के सापेक्ष विस्तार, 1/2 लिखा है, यहां पर ये 7 लिखा है। 7 को यदि हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? देखिए ये सब छूट जाएगा आपका, और ये छूट जाएगा। क्या मिलेगा? 10 -6 0 1। मतलब जो नंबर हम यहां से लेते हैं, मतलब जो अवयव हम यहां से लेते हैं, वह अवयव जिस रो और कॉलम में होता है वह रो और कॉलम छूट जाता है, शेष जो बचता है उसे लिखा जाता है। अब हमने 7 को लिखा है तो ये हमारा छूट जाएगा, मतलब R1 और C1 छूट जाएगा, 10 0 -6 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा है 7/2, इसका यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 1 जा 10, 0 से हो रहा है +0। तो इस तरह से देखा गया कि लिखा है 7/2 और गुणे 10, 2 से हम काट देंगे, 2 5 या 10, 7 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। कभी कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ये वर्ग इकाई क्या है। वर्ग इकाई का मतलब ये होता है जब
आपको मात्रक न दिया जाए तो वहां पे हम वर्ग इकाई लिखते हैं। मात्रक का मतलब कहीं ये लिखा होता कि त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं, 6 सेंटीमीटर हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वहां पर वर्ग सेंटीमीटर लिखते। लेकिन यहाँ पे मात्रक कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसलिए आपको लिख देना है वर्ग इकाई। लेकिन मात्रक कहीं लिखा होता तो हम वहां पे लिखते वर्ग इकाई के स्थान पे जो भी मात्रक लिखा होता, सेंटीमीटर होता तो हम सेंटीमीटर लिखते, मीटर लिखा होता तो वर्ग मीटर लिखते, जो भी मात्रक लिखा होता उसको हम यहाँ पर लिख देते। तो इस तरह से सारणी के द्वारा हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। तीसरा एग्जाम्पल लिया हूं, यदि बिंदु A1, B1, A2, B2 और A1 प्लस A2, B1 प्लस B2 संरेख हैं, मतलब एक सीध में हैं, तो सिद्ध कीजिए कि A1 B2 बराबर A2 B1। मतलब 3 पॉइंट्स दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि संरेख हैं, और आपको ये सिद्ध कर देना है कि A1 B2 बराबर A2 B1। अब इसका हल देखें। जो पॉइंट्स आपको दिया गया है उस पॉइंट को देखिए, 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट में x1 क्या है, तो x1 आपका A1 है, y1 आपका B1 है, x2 आपका A2 है, y2 आपका B2 है, x3 लिखा हुआ है A1 प्लस A2 और y3 लिखा हुआ है B1 प्लस B2। अब हमको ये विचार करना है कि जो 3 बिंदु हैं ये सारणी के द्वारा संरेख कैसे होते हैं, इसके लिए कौन सा नियम बताया गया है। जैसे आप नियम की बात करेंगे तो तुरंत निकल के आएगा कि 3 बिंदु, 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख हैं। ये आपको नियम बताया गया है, उसी नियम का आपको पालन कर देना है। देखिए 3 बिंदु संरेख होंगे यदि, जो आपको नियम बताया गया है उसको लिख लीजिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। देयर इंप्लाइज, अब इसमें करना क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 का जो मान दिया है उस मान को रख करके केवल हल कर देना है बस। देखिए x1 की वैल्यू A1 है, A1, y1 क्या है, B1 है 1, A2 B2 1, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 और ये भी लिखा है 1 बराबर। सारणी में आपको बताए थे कि सीधे आप विस्तार नहीं कर सकते हैं, मतलब कर देंगे सवाल बड़ा हो जाता है। आप ये प्रयास किया करें कि सारणी के गुण की सहायता से किसी भी रो या कॉलम में कम से कम 2 जीरो प्राप्त हो जाए तो सारणी का जो विस्तार होता है वो आसान हो जाता है, यदि चाहे तो। और नहीं चाहते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप सीधे विस्तार कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम देखिए यहाँ 2 जीरो लेके आते हैं। हम लिखा है R3 चेंजेज, R3 मतलब ये R1 है, R2 और R3 है। R3 चेंजेज R3 माइनस R1 प्लस R2। तरीका देखिए, इसको देख के मैं लिखा हूं कि R1 और R2 को जोड़ करके हम R3 से घटा देंगे, बस ये 0 हो जाएगा। तो इस आधार पे इसको लिखा गया है। अब देखिए देयर इंप्लाइज R1 में कोई परिवर्तन नहीं, A1 है, B1 है 1 है, A2 B2 1, कोई परिवर्तन यहां तक नहीं हुआ है। अब इसके बाद देखिए नियम क्या है, R3 माइनस R1 प्लस R2, यानी R1 R2 के संगत अवयवों को जोड़ करके R3 से घटाना है। तो अब ये R1 का एलिमेंट है, ये R2 को, इसको हम जोड़ेंगे तो A1 प्लस A2 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। ये देखिए ऐसे यहां भी 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे तो 1 और 1 2, 1 से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा -1।
इसी आया। अब हम इसका विस्तार करते रहे हैं। R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R3 के सापेक्ष विस्तार, तो देयर इंप्लाइज R3 का जो एलिमेंट्स है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ पर हम लिखा -1 और क्या बचेगा उसको लिखा जाए। ये छूट जाएगा पूरा आपका, ये छूट जाएगा। A1 B1 A2 B2 बराबर 0। ये -1 है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका हम विस्तार कर दें, A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर 0। ये जो -1 था बराबर 0 लिखा है, तो हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 बटा -1 मतलब 0। तो क्या मिला हमको, A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज A1 B2 बराबर A2 B1। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हुआ, PROVD प्रूव हो गया, मतलब जो कहा गया था वो आपको मिल गया। मिला लीजिएगा, A1 B2 A2 B1 आपका आ गया। ओके, चौथा एग्जाम्पल है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखा जाए क्या है, यदि कैपिटल A 1,3, कैपिटल B 0,0, कैपिटल C K,0, मतलब 3 बिंदु हैं A B और C, जिनका निर्देशांक क्रमशः 1,3, 0,0 और K,0 है। 3 बिंदु इस प्रकार है और है कैसे कि AR का मतलब एरिया, मतलब क्षेत्रफल, एरिया ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। तो K का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 3 है। तो K का मान ज्ञात कीजिए, जहां K एक अज्ञात निर्देशांक है, K एक अज्ञात संख्या है, उसका मान हम लोग को बताना है। देखिए हल क्या दिया गया आपको, एरिया ट्रायंगल ABC लिखा 3 वर्ग इकाई। एक बात हमेशा ध्यान रखा जाता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, सवाल को लगाते समय यदि नेगेटिव आता है तब भी पॉजिटिव लिखा जाता है और पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव तो लिखा ही जाता है। तो सवाल लगाते समय यहाँ ध्यान रखा जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो कि हमेशा धनात्मक लिखा जाता है। तो सवाल लगाते समय इसमें हम प्लस और माइनस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसके लिए, देयर इंप्लाइज 1/2, पॉइंट पता ही लग गया है कि इसमें x1 क्या है। जो पहला पॉइंट है x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है, केवल पोस्ट कर देना है बस, बराबर 3। x1 हमारा 1 है, x1, x2 देखिए 0, x3 आपका क्या है k, y1 आपका 3, y2 आपका 0, y3 आपका 0 और यहाँ पे आपको लिखना 1 1 1। एरिया ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, इसलिए यहाँ पर जो बराबर 3 लिखा है वो सही है। बस इसमें आपको लगा देना है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा धनात्मक ही लिखा जाता है माइनस आने के बाद भी, इसलिए यहाँ पर हम प्लस भी लगाएंगे और माइनस भी लगाएंगे। देयर इंप्लाइज, अब देखिए हम 1/2 है तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 के 3 0 0 1 1 1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 6। अब हम इसका विस्तार कर दें। देखिए विस्तार जहां चाहे वहां से स्टार्ट कर दें, ये चाहे तो R1 से कर दें, R2 से कर दें, R3 से कर दें, C1 C2 कहीं से भी आप कर दें, तो इसका विस्तार कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे 2 0 हमारे पास, देखिए यहाँ 0 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ 1 है, तो R2 से भी हम विस्तार कर सकते हैं।
लिख दिया हमने। R2 के सापेक्ष विस्तार। तो R2 का एलिमेंट क्या है देखिए, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो -1, ये लाइन पूरी छूट जाएगी और ये छूट जाएगी। 1 3 के 0 ±6। एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन सी पॉइंट छूटेगी। ये लाइन पूरी छूट जाएगी और ये छूट जाएगी। क्या बचेगा? 1 3 के 0, 1 3 के 0। इसको हम सही कर दे रहे हैं। आप 1 1 1 0 -1 यहाँ पे है, इसको उधर हम भेज देंगे तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 - 3 के, और ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस, बात तो वही है 6। 1 - 3 के इक्वल टू ±6, लेकिन 1 नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 के ±6, तो 3 के बात वही है ±6। अब ये प्लस माइनस है, यदि आप चाहे तो माइनस प्लस कर दें, बात यही है। दियर इंप्लाइज के इक्वल टू हो जाएगा ±6/3, मतलब के की जो वैल्यू हमको मिलेगी ±2, मतलब के की वैल्यू हम ±2 कर देंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा 3 आएगा, क्योंकि यदि -3 आ जाएगा तब भी +3 लिखा जाता है, और +3 आएगा तो 3 लिखा ही जाता है, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हमेशा धनात्मक होता है। तो इस तरह से ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, ये 5वां एग्जाम्पल है और ये अंतिम एग्जाम्पल है शेडिंग का। यदि बिंदु 2, -3 लेमडा, -1 लेमडा का ज्ञात राशि है। यहाँ पर परीक्षा में कभी कभी के लिखा रहता है, कभी यम लिखा रहता है, तो इससे परेशान नहीं होना है। और 0,4 संरेख है, मतलब एक सीध में है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। हल देखिए इसका, यहाँ भी 3 पॉइंट्स दिया गया है और ये कहा गया है कि तीनों बिंदु है कैसे, ये संरेख हैं। यदि आप चाहे तो पहले लिख लें कि x1 की जो वैल्यू है वो 2 है, y1 आपका -3 है, x2 आपका लेमडा है, y2 आपका -1 है, x3 आपका 0 है और y3 जो लिखा है 4 है। प्रश्नानुसार क्या बताया गया है? बिंदु संरेख है, बिंदु संरेख है, मतलब एक सीध में है, इसलिए जो नियम आपको बताया गया है वो कौन सा रूल था? x1 y1 1, तो x1 की वैल्यू कितनी है? 2, y1 -3 1, सारणी निशान। x2 लेमडा, y2 -1 1, x3 0, y3 4 1 इक्वल टू 0। केवल हमें इसे विस्तार कर देना है, बस ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए R1 चेंजेज R1 - R2, R2 चेंजेज R2 - R3। यदि आप चाहें तो ये काम ना करें, आप सीधे विस्तार कर दें, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम कर दे रहे हैं। दियर इंप्लाइज R1 - R2 घटाएंगे, इसमें से 2 माइनस लेमडा, इसमें से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ये लेमडा -0 मतलब लेमडा, घटाएंगे -5, 1 से 1 0 0 4 1 इक्वल टू 0। C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर
C3 में क्यों किया हमने पर विस्तार, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो लिखा है, तो ये 1 बचेगा आपका। देयर इंप्लाइज C3 के साथ इस करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और सारणी के अंदर जो बचेगा देखिए 2 माइनस लेमडा, लेमडा माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई। देयर इंप्लाइज, देखिए हम गुणा कर दे रहे हैं इसको, -5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो -10 प्लस 5 लेमडा यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमने बता रखा है कि जब गुणा नीचे से होता है तो जो चिन्ह होता है उसका उल्टा लिखा जाता है, जो प्लस आता है तो उसे माइनस लिखते हैं और जो माइनस आता है उसे प्लस लिखते हैं। तो लेमडा का गुणा जब -2 से होगा तो रिजल्ट होता है -2 लेमडा, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा +2 लेमडा इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज 5 2 को ऐड कर देंगे 7 लेमडा इक्वल टू 10। देयर इंप्लाइज लेमडा इक्वल टू 10/7। तो इस तरह से लेमडा की ये वैल्यू आ गई। इस तरह से कोई भी सवाल यदि आता है कि सररेख है मान ज्ञात कीजिए, तो सररेख का ये रूल है, इसी पर रख करके केवल आपको विस्तार कर देना है, वो सॉल्व हो जाएगा। इसको देख के आपको नहीं डरना है। यहाँ पर चूंकि 1 1 लिखा था इसलिए C3 में हमने 2 जीरो प्राप्त कर लिया है सारणी के गुण की सहायता से। यदि आप चाहें तो सारणी के नियम के अनुसार डायरेक्ट इसका विस्तार कर देंगे और लेमडा का मान आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।